बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में एक आर्टिकल जी 370-35A का जो ख़ात्मा 2019 में किया गया, इसे 1950s में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाए जाने के बाद ये मामला चलता रहा और जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार वज़ीर आज़म बना तो उसने ये कहा कि मैं ये आर्टिकल 370 से ख़त्म करके दम लूँगा। लेकिन 2014 में अपने स्टैंडर्ड के अंदर तो ख़त्म ना कर सका, लेकिन 2019 में जब उसे इक़्तिदार मिला तो उसके ठीक 2 माह के बाद आर्टिकल 370-35A को 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद ये मामला इंडियन सुप्रीम कोर्ट में गया और कई एप्लीकेशन जो वहाँ के नाम नहाद जो भारत नवाज सियासतदान हैं उनकी तरफ से भी और बाकी जो और उनकी सोसाइटी है उसकी तरफ से भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में गई कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया है ये एक बड़ा भोंडे तरीके से ख़त्म किया गया है, क्योंकि उस वक़्त जो सो कॉल्ड उनकी कठपुतली असम्बली थी वो भी फंक्शन में नहीं थी, उसे पहले ख़त्म किया गया और उसके बाद एक सदारती निज़ाम वहाँ पे लाया गया और उसके बाद फिर इसे ख़त्म कर दिया गया। खैर इसके ऊपर समाअत हुई और उस समाअत के बाद फिर हमने ये देखा कि जनाब ये 11 दिसंबर को ये फ़ैसला सामने आता है और उसके बाद फिर डिसीजन ये आता है कि जी आर्टिकल 370 को जिस तरह से हुकूमत ने भोंडे अंदाज से ख़त्म किया है वो बिल्कुल ठीक है, यानी एंडोर्स करती है इंडियन सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे कड़े बुनियादी सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी, कश्मीरियों की जानिब से भी और ख़ुद इंडिया में मौजूद वहाँ की सियासी जमातों यानी कांग्रेस की जानिब से भी। और इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है, जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा ने भी दिया है और पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया यकतरफ़ा तौर पे, अंदरूनी तौर पे इसे ख़त्म नहीं कर सकता। कश्मीर एक इंटरनेशनली मुतनाज़ा मसला है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल पे मौजूद है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। 2 दिन पहले मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई और उस वक्त जो है वज़ीर आज़म से यही सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या करेगा, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इस हवाले से मज़ीद इक़दामात भी करेगा और उन्होंने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म ख़ुद आज़ाद कश्मीर में इज़हार यकजहती के लिए जाएंगे, जो आज वज़ीर आज़म 2 रोज़ के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने वहाँ से खिताब करते हुए क्या कहा, पहले आपको ये दिखाते हैं। Kashmir is Pakistan's jugular vein. The word Pakistan is incomplete without Kashmir. The people of Pakistan and the people of Kashmir are bound by a unique affinity. We share joys and sorrows. Pakistan cannot remain indifferent to what happens in Jammu and Kashmir. It is a party to the dispute. Kashmir runs in our blood. That is why Jammu and Kashmir dispute remains an important facet of Pakistan's foreign policy. We are duty-bound to play our role in the just and peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute, in accordance with the UN Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. The Kashmiris refuse to be enslaved. They have inscribed the crimson history of their resistance with their blood. Today I stand before you to reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the Kashmiri people at this critical moment in the history of their struggle against foreign subjugation. वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मौजूद थे कानून साज़ असम्बली से, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने बात की कि तकमील पाकिस्तान जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता उस वक्त तक तकमील पाकिस्तान नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में लफ्ज़ काफ जो है या हर्फ काफ जो है वो कश्मीर को जो है वो इसके सामने इजहार करता है। और उनका मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तान अपनी सफारती अखलाकी जो सियासी हिमायत है वो कश्मीरियों के लिए जारी रखेगा। इस पर ज़रा मज़ीद बात कर लेंगे कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती है, पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है और क्या इस फैसले की कोई असर पड़ेगा मकबूजा कश्मीर के या मसला कश्मीर के हवाले से। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने पैनलिस्ट का। आज हमें ज्वाइन किया शनीला मार साहिबा ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, ताहिर नईम मलिक साहब ने, सज्जाद अनवर साहब ने, मोहम्मद नौशाद अली साहब ने। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। शनीला साहिबा, सवाल होगा आपसे, कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारतीय अदलिया का मुतासिबाना फैसला, मुतनाज़ा फैसले से कश्मीर की बुनियादी हैसियत क्या तब्दील की जा सकती है? योर टेक।
पहली बात तो ये है कि ये कोशिशें इंडिया बड़े अरसे से कर रहा है कश्मीर के लोगों को दबाने के लिए, उसकी खुसूसी हैसियत को खत्म करने के लिए। और खासतौर पे ये तब मामला स्टार्ट हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हूं। तो इंडिया ने उस वक्त उजलत में जो उनके मुल्क के अंदर उन पर तनकीद हो रही थी, ये फैसला किया अपने लोगों को, उन लोगों को जो बीजेपी की इंतहा पसंदाना जो अजायम है उनको सपोर्ट करते, उनको खुश करने के लिए कुछ उन्होंने जो उस वक्त कुछ रियासतों में इलेक्शन चल रहे थे उसकी इलेक्शन कैंपेन बनाने के लिए ये एक तरफा इकदाम जो था इसको किया। लेकिन उसको कोई उन इलेक्शन में जिसमें वो जाकर पूरी कैंपेन चलाई गई थी उसको नहीं जीत सके थे नरेंद्र मोदी। तो जो अब सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो डिसीजन आया है, पहले तो जो इंडिया का आइन है अक़वाम मुत्तहिदा का जो 1957 की जो करारदाद है उसके मुताबिक जो इंडिया का आइन है वो तो लागू ही नहीं होता कश्मीर के ऊपर। तो जब वो लागू ही नहीं हो रहा तो जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रही है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान की हमेशा से कश्मीर के लिए एक सपोर्ट रही है। कश्मीर जो है वो अपनी आजादी के लिए कब से जिद्दोजहद जो है वो कर रहा है और जो उसकी हैसियत है वो मुतनाज़ा है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ा है, वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उनको ये हक दिया गया है कि वो इस्तेसवाब राय के जरिए फैसला करें कि उन्होंने किस मुल्क के साथ रहना है या आज़ाद रहना है। तो अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है या इंडिया जो एकतरफा कार्रवाई करे, अगर उस कार्रवाई को कश्मीर के लोग नहीं मान रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और आलमी तौर पे भी अब दुनिया को खुद भी रियलाइज हो रहा है कि इंडिया की अजाइम कैसे हैं, जो कुछ उसने अमेरिका में किया, कनाडा में किया या बरतानिया में किया। तो अब इस फैसले के बाद भी और जो कुछ उसकी कार्रवाइयां दूसरे मुल्कों के अंदर भी है उससे कश्मीर का जो है उसको सपोर्ट मिलेगी, उसको हमायत मिलेगी। और आज निगरान वजीर आजम जो है वो भी आजाद कश्मीर की असेंबली में उन्होंने जाके खिताब किया है और उन्होंने ये बात की कश्मीर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है कश्मीर के बगैर और हमारी उसके लिए हमेशा से सपोर्ट रहेगी। और ठीक है, कश्मीरियों की आजादी को दबाया ही नहीं जा सकता क्योंकि कश्मीरियों ने ना इस फैसले को माना है सही ना है, उस एकतरफा कार्रवाई को माना है। बिल्कुल ठीक है। फैसलों से डॉक्टर फारूक आदिल साहब, क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत को तब्दील किया जा सकता है? इस फैसले की अहमियत क्या है? देखें, इस फैसले की जो आप कहना चाह रहे हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसकी कोई परे का कहते हैं बिल्कुल एक ज़र्रे के बराबर भी, एक तिनके के बराबर भी उसकी अहमियत नहीं है। दरअसल एक बड़ा अजीब व गरीब सफ़र शुरू हो गया है 5 अगस्त से। वो एक तकब्बुर की इंतहा थी इंडिया के, जब उन्होंने आर्टिकल ये 370 और 35A जो है उसको ख़त्म किया और इस एजम्पशन पर कि अब ये इंडिया या भारत जो है दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है और अब वो हर चीज़ को बुलडोज़ कर सकता है। इस एजम्पशन पर जो उन्होंने मामलात को आगे बढ़ाना शुरू किया, नतीजा ये निकला कि अब उन्होंने गलती पर गलती करनी शुरू कर दी। वो उसने सोचा कि हमने ये आर्टिकल जो है इसको ख़त्म कर दिया है, अब हम पूरी दुनिया को बुलडोज कर सकते हैं। तो फिर अभी जिक्र हुआ कनाडा का, अमेरिका का, दुनिया के बाकी हिस्सों का। तो सच्ची बात यह है कि उसके वो जो सफ़र शुरू हुआ था उसके तकब्बुर का, वो उसके ज़वाल का सबब बन गया। अब आलमी सतह पर इसको एक रिकग्नाइज़ किया जा रहा है दहशतगर्द मुल्क के तौर पर। और दूसरी जो बात, हमें ये बात हमेशा पेश नज़र रखनी चाहिए कि ज़रूर इंडिया एक रकबे के एतबार से बड़ा मुल्क है, लेकिन ज़र्फ़ के एतबार से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, जिसमें अपनी अक़लियतों को, अपने पड़ोसियों को, उन लोगों को जिनके हकूक़ उसने गसब किए हुए हैं, उनके लिए ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश उसके अंदर नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़वाल ही का बायस बनती हैं और आज हमें भारत ज़वाल का शिकार नज़र आता है। और इस ज़वाल को एक जुमले की इजाज़त दें, और इस ज़वाल को कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद ने मज़ीद तेज़ कर दिया है और उनकी डिटर्मिनेशन ऐसी है कि ऐसे फैसले और ऐसे कोई उनके पार्लियामेंट आइन में तब्दीली उसकी कोई वक़्त ही नहीं। ठीक पॉइंट आ गया। आगा साहब, आपको इन्वॉल्व करूँगी, ये फरमाइएगा इस फैसले से जो हिंदुस्तान की रियासत है उसके सेफ्रोनाइज्ड होने के हवाले से अगर कोई इब्हाम था तो क्या दूर नहीं हो गया? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इंडिया ने जो एक अपने ऊपर एक मुनम्मा चढ़ाया हुआ था सेकुलर स्टेट होने का और ये होने का कि उसमें रूल के मुताबिक एक चलने वाली स्टेट है, वो तो अब नहीं रहा।
थोड़ा सा इसमें एक दो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमें इसमें देखनी चाहिए कि जब कश्मीर का इन्होंने जो 370 के बारे में, हम 370 को पहले नहीं मानते थे, क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि जो है वो कश्मीर के ऊपर इंडिया का कोई हक है, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है। जब 370 में इसको एक स्टेटस दिया गया तो पाकिस्तान ने उस स्टेटस को कभी नहीं माना, उसके बाद वो स्टेटस भी ख़त्म कर दिया गया। इसमें दो इसमें ऑपरेटिव पार्ट्स हैं। बात यह कि जब ये स्टेटस ख़त्म किया गया तो कश्मीर और लद्दाख दोनों का किया गया, लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि यूएन की इन कैमरा सेशन हुआ चाइना के उसके ऊपर, बेनतीजा खत्म भी हो गया। जी, हमें नहीं पता उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, वो इन कैमरा था लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टेटस है उसमें उन्होंने लद्दाख को कश्मीर के स्टेटस से अलग कर दी है। जी, उसका मतलब है कि उस इन कैमरा सेशन में कुछ जरूर हुआ था जो रिकॉर्ड पे नहीं है या हमारे पास नहीं है। सही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेजोल्यूशन मौजूद है, उस रेजोल्यूशन की मौजूदगी में किसी मुल्क का कोई आयन या उस मुल्क का कोई जो है सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद है। इंडिया उनको ख़त्म नहीं कर सका है। जब तक नहीं कर सका है तो हमारा ये स्टेटेड पोजीशन यही है कि वो रेजोल्यूशन के मुताबिक ही हल करेंगे। इसलिए ये आज भी एक डिस्प्यूट था, पहले भी था, सिर्फ डेमोग्राफी जो चेंज करने का राइट था वो उन्होंने ले लिया है और बदकिस्मती से उस पर यूएन ने उनको बिल्कुल नहीं रोका है। ठीक, आपने यूएन के रोकने के हवाले से बात की है तो मैं इसमें शामिल करूंगा। सजाद साहब, आपको ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है, किन किन फॉरम्स के ऊपर इस मसले को उस अंदाज से उठाया जा सकता है जिसमें ह्यूमन राइट्स का पहलू नुमायाँ हो, क्योंकि इस फैसले के बाद जिन चीज़ों में हिंदुस्तान अगर कोई घबराहट महसूस कर रहा था तो अब वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बिल्कुल भी नहीं घबराएगा, क्योंकि उसको एंडोर्स कर दिया है हिंदुस्तानी आला अदलिया ने भी। आपका सर इस हवाले से टेक क्या है? फॉरम कौन कौन से वायबल होंगे जिनमें पाकिस्तान काम कर सकता है? यासर साहब, यूनाइटेड नेशन में तो बहुत पहले से ये मामला है और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, वो है यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं जो पेंडिंग है, जो इसका सवाब राय करवाना है। भारत ने जब इस कश्मीर पे कब्ज़ा किया था तो डोगरा राज के साथ जो उसका एग्रीमेंट हुआ था उसमें से ड्राइव हुआ था ये 370 भी और 35A भी। अब भारत का कश्मीरियों के साथ जो एक लेजिटिमेट उन्होंने एक सो कॉल्ड एक रिश्ता बनाया था वो 370 के ज़रिए बनाया था, और जो भारत नवाज कश्मीरी लीडर जिन्होंने वहाँ पे हुकूमतें की हैं उनकी कुल सियासत 370 के ऊपर ही बेस करती थी। लेकिन अब भारत ने खुद उस पुल को तोड़ दिया है और एक नाजायज़ तौर पे उसको शामिल कर लिया है अपनी यकतरफा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और अपनी सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टैंप भी लगवा ली है। जबकि असूली तौर पे जब तक कश्मीर की असेंबली जो उनकी है वो वहाँ करारदाद पास नहीं होती या वो कोई लेजिस्लेशन नहीं करती तो इस सारी कानून साजी यकतरफा तौर पे एक कब्जे की कानून साजी है, नंबर 1। नंबर 2, अब वहाँ पे सूरत हाल क्या है? वहाँ पे लार्जर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सैकड़ों हज़ारों नौजवानों को गिरफ्तार करके आगरा में, दिल्ली में, बिहार में, यूपी की जेलों में बंद किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा रही, मतलब मोदी सरकार को खौफ है कि वो इलेक्शन टोटल उनके खिलाफ रेफरेंडम की सूरत। ठीक है, वैसे भी उस इलेक्शन की हैसियत कोई नहीं है। वहाँ पे जो इलेक्शन देहाती लेवल पे उन्होंने विलेज काउंसिल के इलेक्शन करवाए, वहां से सारे हुर्रियत पसंद नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूं कि जो उनकी सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट थी और जो उनके हमायती थे कश्मीर, वो भी उनसे अलग हो गए। अब ये पॉइंट आ गया सर, ऐसा वक्त कम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नौशाद साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करूँ। नौशाद साहब फरमाइएगा, फैसले की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, मोदी के यानी इंडिया के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। जो स्ट्रेटजी मोदी ने अपनाई थी कि 2019
से पहले कुछ ऐसा किया जाए, यानी हमने देखा तो पुलवामा हुआ और पुलवामा के बाद एक नया सिस्टम हुआ, तो वो जिन खदशात का इजहार मुख्तलिफ इंडिया के अंदर लोग मौजूद उन्होंने भी किया और पाकिस्तान से में भी लोग कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रही है कि कुछ बड़ा करेंगे, एडवेंचर करेंगे, तो इस फैसले का बुनियादी तौर पर फ़ायदा जो है वो मोदी को इंतखाबात में पहुंचाना था? जी यकीनन सिर्फ यही जो मकसद है वो हासिल करना चाह रही थी वो जो मोदी की हुकूमत है और उसकी कठपुतली अदालत थी, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट वो होती है जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, जो कमज़ोर की हिमायत में खड़ी होती है, और ऐसी सुप्रीम कोर्ट जो जुल्म करने की इजाज़त दे और जालिम का हाथ ना रोके, उसको कठपुतली अदालत कहा जाता है। अब मामला ये है, ये जो बात आप कर रहे थे, जब सदारती निजाम नाफिज किया कश्मीर में, ये प्लानिंग के तहत हुआ था। बेसिकली मोदी हुकूमत ही प्लानिंग के तहत आई है। बीजेपी की हुकूमत लाने का मकसद ही ये जो अभी बात हो रही थी कि जो सेकुलरिज्म खत्म करना था, हिंदुत्व को लाना था, और लाकर ये जो कब्जा है, ये जो आज हो रहा है, ये इसी टेन्योर का हिस्सा था। जो 2 टेन्योर्स मिले हैं उसका यानी शरीला साहबा ने जैसे कहा कि उजलत में हुआ, तो ये उजलत में नहीं हुआ, प्लानिंग से हुआ है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था, क्योंकि देखिए 2019 के इलेक्शन में जाने से पहले भी उन्होंने वहां पे हुकूमत तोड़ के और सदारती निजाम नाफिज किया, और उसी को बुनियाद बनाया इस कठपुतली अदालत ने कि जी वहां सदारती निजाम था, और जब रियासत में सदारती लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई असेंबली ना हो तो फिर रियासत सब कुछ कर सकती है, जिसपे उसने आर्टिकल 370 का जो अबोलिशन है उसको उन्होंने जायज करार देने की कोशिश की। अब जो बात की जा रही है, देखिए वो कहते हैं जुल्म फिर, वो साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था ना, उनका शेर था, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये जो सज्जाद साहब ने आपको जिस तरफ इशारा किया है ना कि वहां के वो भारत नवाज जो कश्मीरी हैं या भारत नवाज ताकतें थी, वो भी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, और 2019 के बाद से अब तक कोई ऐसा टारगेट अचीव नहीं कर सकी मोदी हुकूमत, बावजूद इसके कि वो वहां पे कौड़ियों के भाव लोगों को लाके बसाने की कोशिश कर रही है, वो वहां पे लोगों को ला रही है ताकि वहां की डेमोग्राफी चेंज की जाए, लेकिन इसके बावजूद मोदी हुकूमत वहां पे कोई जिसे कहते हैं उसकी कोई पजीराई नहीं है, और ना ही पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पजीराई नहीं है। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि जो भारत नवाज जमातें थी, पहले जिस तरह से यहाँ पे बात हुई, हमारे दोनों एनालिस्ट ने बात की कि वो इसको बैंक करती थी कि जी आर्टिकल 370 ही हमारा वो पुल है जिसके ज़रिए हम भारत के साथ वाबस्ता हैं। क्या इस आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अब उनकी जो बुनियादी नारा था, क्या वो खो चुकी हैं, और जो 2 राय मकबूजा कश्मीर के अंदर पाई जाती थी वो एक राय में हमवार होने में किस हद तक इस फैसले ने रास्ता हमवार किया? योर टेक। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और इस टॉपिक पे आपकी ग्रिप भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक डिवाइड थी जो कश्मीर में, कि जो लोग प्रो ऑटोनमी थे, शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस थे, अब वो डिवाइड ख़त्म हो गई। तो जब आप, और वो लोग अकलियत में भी थे, तो अब आप इससे दुगनी भी इंडियन आर्मी वहाँ स्टेशन कर लें तो आप उनके हार्ट्स और माइंड्स नहीं जीत सकते। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 1947 में भी ये सवाल था। शेख अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि हमें इस ऑटोनमस मॉडल में रहना है, और जबकि अल्लामा इकबाल वफ़ात से पहले उन्हें कह गए थे कि कश्मीरियों की जदोजहद के लिए आपको भारत के ऊपर उसको ऑटोनमी के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं मिल सकता। और फिर हमारे यहाँ जो जिस तरह गफ़ार खान थे और थे, एक राय थी उन लोगों की कि हमें आइनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिल रहे हैं, तो हमें अलहदा मुल्क बनाने की ज़रूरत नहीं। तो इसने ये प्रूव किया है। मैं ये फ़िक्रा कहने लगा हूँ कि जिनाह वॉज राइट। इंडिया में आज मुसलमान सोच रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के का तहफ़्फ़ुज़ दे के इंडिया में रखा गया और हमने तकसीम की मुखालफत की, लेकिन जिनाह वॉज राइट, इसके ऊपर एडिटोरियल भी आ चुके हैं। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि देखें, हमें एक तबका है कि जो मायूसी फैला रहा है, तो कौमों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें चाइना से सीखना चाहिए। चाइना का ताइवान पे भी इशू है और भी क्लेम है। अंदरूनी तौर पे उन्होंने माशी तौर पे, समाजी तौर पे, दिफाई तौर पे, सियासी तौर पे अपनी रियासत को इतना मजबूत किया कि वो खत्े से बाहर निकल के आलमी ताकत बन गए। पाकिस्तान के लिए भी यही मिसाल है कि हम अंदरूनी तौर पे मजबूत हों, हमारी मईशत, हमारी समाज, हमारी सियासत, हम एक मजबूत रियासत बन के उभरें, तो कश्मीर हमसे दूर नहीं। ठीक हो गया। आतिश चनार में शेख अब्दुल्ला अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हज़रत कायद आज़म से मुलाकात हुई, या आखिरी मुलाकात थी शायद उनकी, तो कायद आज़म ने उन्हें ये कहा था
कि तुम जो फैसला कर रहे हो उस पर गौर करो, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, तुम इन पर एतबार नहीं कर सकते। तो यकीनन पॉइंट आ गया जनाब। दूसरे मौजू की जानिब हमें बढ़ना है और दूसरा मौजू है सियासी मौजू, और इस मौजू में ज़रा बात कर लेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के जो केसेस हैं जनाब वो एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं, और बुनियाद उनकी कानूनी माहिरीन यही बता रहे हैं कि जिस तरह से खोखली बुनियाद थी उसी तरीके से डिसीजंस अब आके केसेस को ख़त्म किया गया है। अल-अज़ीज़िया जो है वो हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने उसको भी ख़त्म कर दिया, जबकि नैब ने कहा था कि सज़ा को मज़ीद तवील भी करें, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनकी इलेक्शंस लड़ने की जो राहें हैं वो हमवार हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल वही इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम पिछले साल की गई, बल्कि इसी साल में की गई, और उसमें ये कहा गया, जो जून में ये तरमीम की गई थी कि जो ताहयात नाअहली है वो ताहयात नहीं होगी बल्कि 5 साल तक उसकी मुद्दत होगी। अब दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की भी एक उसका भी एक ऑर्डर है, उसके मुताबिक ताहयात जो 62(1)(f है उसकी तशरीह करते हुए ताहयात नाअहली को कहा गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब कागजात नामजदगी कोई जमा करवाने जाएगा, जैसे जहांगीर तरीन साहब हो गए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब हो गए, तो फिर जो रिसीविंग एंड के ऊपर अफसर होगा वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? क्या वो उस फैसले को करेगा या एक्ट को करेगा? इस पर ज़रा बात कर लेते हैं अपने मौजूद पैनलिस्ट से। होगा शनीला साहिबा आपसे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की केसेस से बरियत मगर इंतखाबात लड़ने की अहलियत के मुतालिक अभी तक इबहम बाकी, क्या वो आइंदा इंतखाबात लड़ पाएंगे? जी बिल्कुल लड़ पाएंगे। मैं केसेस की डिटेल में नहीं जाना चाहती, टाइम कम है, लेकिन एक बात यह है कि 62(1)(f की जब तशरीह की गई थी तो उस वक्त इसलिए की गई थी कि उस वक्त कोई कानून मौजूद नहीं था, मुबहम था इसके बारे में कि ताहयात नाअहलियत 10 साल या 5 साल। अब एक कानून साजी हो चुकी है, वो सब पे अप्लाई होगी। दूसरी बात ये कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसके अंदर भी फैसला होना है कि ताहयात नाअहली होगी या इसको 5 साल की मुद्दत पर रखा जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि उसी केस का जो फैसला आएगा उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो सेटल हो जाएगा और वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे, क्योंकि जो केसेस हैं वो कितने बोगस थे, किस तरह से वो खत्म हुए हैं। उसके बाद किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल जो रखना है वो कानून की इंसाफ के मुनाफी है। ठीक है, पॉइंट आ गया। डॉक्टर फारूक आल साहब ये फरमाइएगा, अब बज़ाहिर तो ऐसा कोई केस नहीं रहा जिसमें नवाज शरीफ के लिए कोई काबिल गिरफ्त मामला हो, लेकिन ये जो मामला है कि क्या वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, इस पर बताइएगा कि एक्ट प्रिवेल करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है बहाल रहेगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग बहुत अहम है, जब उन्होंने ये कहा कि एक्ट और ये वो फैसला जिसमें ताहयात नाअहली थी ये साथ साथ नहीं रह सकते। अब इससे हम क्या समझते हैं? इससे समझने के लिए एक और रूलिंग हम याद कर लेते हैं जिसमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने और उन्हीं जजों ने ये बात कही थी कि ये तो बहुत ही काला कानून है ताहयात नाअहली का। जस्टिस बंदियाल की बात करें, जस्टिस बंदियाल ने ये बात कही थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामने सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। दो चीज़ें बात, एक तो ये कि नवाज शरीफ के रास्ते की कोई रुकावट अब बाकी, लेकिन उन्होंने काला कानून तो कहा था, लेकिन उस कानून को खत्म, मतलब काला कानून तो कहा था लेकिन उस चीज़ को खत्म तो नहीं किया था। अब खत्म हो जाएगा ये जो फैसला होने मतलब जा रहा है। ठीक है, जी मैं बिल्कुल वो फैसला हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और हमारे यहाँ होने जा रही है या हो चुकी है, उसको समझना चाहिए, वो ये कि अब हमारे हालात अदलिया और अदलिया की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे ये समझ में आ रहा है कि हम आइंदा पर्सनल स्पेसिफिक होकर ना फैसले देंगे ना कानून बनाएंगे, बल्कि हम अपने मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लाने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए सियासी और इक़्तिसादी एतबार से हम इस तरह की गंदगी में नहीं पड़ेंगे। ये पाकिस्तान के लिए यूँ समझे कि नवाज शरीफ की वजह से ही सही, जहांगीर तरीन के बहाने ही सही, लेकिन ये कि हम एक नए दौर में और एक अच्छे दौर में दाखिल हैं। एक ही कमेंट दीजिएगा जी आगा साहब, बादी नज़र में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो बात की गई कि इसे क्या माजी से इस पर किसी को फ़ायदा दिया जा सकता है, तो ये फैसला है जी से माजी से फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का कोई फैसला आ जाता है जिसके ऊपर किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है, तो क्या फिर उसको माजी में तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद है कि माजी से इतलाक नहीं होगा, तो फिर क्या ऑप्शन होगा नवाज शरीफ साहब के पास? नहीं मेरा ख्याल है कि जब तक ये फैसला नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक पटिशन लगी हुई है, किसी और की है, उसमें जो अभी तक ऑब्जर्वेशन आई है चीफ जस्टिस की वो यही है कि किसी आदमी को भी ताहयात किसी चीज़ के लिए भी नाअहल करार देना जो है वो क्या
वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं है, उनकी एक ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है। जब ये फैसला आएगा तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जब ताहयात दे अपना किसी को यानी कि कह देना कि तुम किसी चीज़ के लिए कोई इवन अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, तो वो उस पे जो फैसला आएगा वो कवर करेगा पास्ट को भी डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि जो उसके विक्टिम्स हैं वो आज वो फ्यूचर विक्टिम नहीं है ठीक सिर्फ, है। वो प्रेजेंट विक्टिम भी है। ठीक है। और वो लेकिन क्या पास्ट उसका इतलाक होगा इन होगा ये भी नहीं होगा ना, प्रेजेंट मामला में है। होगा ना। ठीक है। देखिए मैं अगर Present जरा में जाता होगा, हूँ, ठीक मैं है। अगर जाता हूँ कि ये फैसला आ माजी गया में जी नहीं मेरे साथ भी यही हुआ हुआ सही है। तो मैं फिर प्रेजेंट में आ जाता हूँ, ठीक है। पास नहीं रहता है। पास में नहीं होगा। ठीक ठीक है पॉइंट ना? आ गया वो आपका। हो जाएगा वक्त कम। फैसला। सजाद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा जिस तरह फैसले हुए उजलत में हुए, सुप्रीम कोर्ट में नीचे भी नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी हुए और उसके बाद फिर एहतसाब अदालतों में हुए, और जिस तरह से फैसले अनडू हो रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? असल बात तो ये है, इसके अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 58(2) जब ख़त्म हुई थी तो फिर एक नाअहली का तरीका निकाला गया था वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अदालतें जो पहले कांटे बिछा रही थी अब फूल बिछा रही हैं और उनको रिवर्ट कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को या किसी भी जो रहनुमा है उसको डिसक्वालीफाई करने का या क्वालिफाई करने का काम अवाम का होता है, अदालतों का नहीं होता। और ये 62-63 भी एक वक्त आएगा कि जब इनको आइन से हटा दिया जाएगा। हम डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और मियाँ साहब के ये जो मुकदमे जायज़ तौर आप पे कह रहे हैं खत्म हो रहे एवोल्यूशनरी हैं और प्रोसेस है, नाजायज़ चीजें तौर पे बेहतरी की तरफ बने जा थे। रही हैं। पॉइंट आ गया। मैं नौशाद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगी, फरमाइएगा कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसको तो चैलेंज किसी ने नहीं किया, तो इससे हमें किस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अगर इलेक्शन एक्ट की उस तरमीम को चैलेंज नहीं किया गया तो फिर वो इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम की गई थी 5 साल के हवाले से वो प्रिवेल करेगी? देखिए अब तक की जो ये जो मीर बादशाह कैसरानी केस की जो बात हो रही है, जी, इसके ऐसे। अंदर इसके रिमार्क्स जो हैं वो बड़े क्लियर हैं और उसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ने एक और सवाल भी उठाया था कि अगर बंदे की सजा ही खत्म हो जाए तो क्या आप उसको नाअहली उसकी बरकरार रख सकते हैं? हाँ। तो मामला ये है कि जब सजाएं ही नहीं है, किसी को सजा ही नहीं उसकी बाकी बचेगी, तो अब फिर बात उस पे करें नाअहली- एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया की। जी, तो फिर आप इसको किस तरह से आप उसको तायात नाअहली की तरफ लेके जाएंगे? दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल क्लियर बता दिया चीफ जस्टिस ने कि या इलेक्शन एक्ट रह सकता है या ये वो जो लाइक माइंडेड बेंच का फैसला है वो प्रिवेल कर सकता है। तो ज्यादा इम्कानात यही हैं कि जो है ना अब नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल ही होनी चाहिए। इस पर बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ है और बहुत बहसें हुई हैं मुख्तलिफ ठीक है। जगहों पर, सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं। सो ठीक ख्याल है। यही है तो आप कह रहे कि हैं ये prevail- वाहिद इबहाम यही है, वाहिद इबहाम यही है, लेकिन वो भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर ताहिर नहीं मलिक साहब, लास्टली सर ये फरमाइएगा, ये ताहयात नाअहली है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से, कि फैसला तो उस हवाले से हो चुका है, अब बात तो इस पर हो सकती है, तो ये फैसला किस तरह का था? ताहयात यानी फॉर लाइफ, ये फिर जस्टिफाई करता है किसी हवाले से भी, अगर ह्यूमन राइट्स के एंगल को भी देखा जाए? मेरी ज़ाती राय में इंसाफ के मुनाफी है, क्योंकि जो जितने भी अगर आप क्राइम देखें तो कत्ल से बड़ा कोई इंसानियत का कत्ल नहीं है और इससे बड़ा हीनियस क्राइम नहीं है। उसकी भी टर्म डिफाइंड है लॉ में, जुर्म की टर्म डिफाइन होती है। जबकि यहाँ आपने पहले तो एक हमारे कानून में सादिक और अमीन और उसके ऊपर मुख्तलिफ दफ़ा डिबेट भी हुई, इल्मी सतह पे, कानूनी सतह पे, उस वक्त मुखालफत भी हुई, लेकिन ये क्वेश्चन सेटल होने चाहिए। और हमने ये भी देखा कि वन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है। जिस तरह जेली डिग्री केस में किसी को 2 टर्म के लिए, किसी को जुर्माना, किसी को 1 टर्म, तो ये जो इसमें टर्म डिफाइन होनी हैज टू बी चाहिए। डिटरमिन्ड, आप कह रहे हैं। जी। ठीक पॉइंट आ गया। हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनल आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।